घर से निकाली गई गर्भवती बहू, टूटा हुआ दिल और एक ऐसा संघर्ष जिसने उसे करोड़पति बना दिया। लेकिन जब वो सालों बाद अपने ससुराल लौटी तो सबके होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पास बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में सुबह का समय था। खेतों के ऊपर हल्की धूप फैल चुकी थी। गांव की कच्ची गलियों में गाय भैंसें घूम रही थी और घरों के आंगन में औरतें चूल्हा जलाकर रोटी बना रही थी। उसी गांव में एक बड़ा सा लेकिन पुराने जमाने का घर था जहां रहती थी पूजा, जिसकी उम्र मुश्किल से 23 साल रही होगी। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर और उदासी रहती थी, क्योंकि शादी के बाद से ही उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही थी जैसी उसने सपनों में सोची थी। पूजा की शादी 3 साल पहले इसी गांव के रहने वाले राजीव से हुई थी। शादी के समय सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बारात धूमधाम से आई थी। गांव में कई दिनों तक लोगों ने उस शादी की चर्चा की थी, क्योंकि राजीव का परिवार गांव में ठीक ठाक हैसियत वाला माना जाता था। घर बड़ा था, खेत भी थे और लोग भी उन्हें इज्जत देते थे। इसलिए पूजा के माता पिता ने यह सोचकर खुशी खुशी अपनी बेटी को उस घर में विदा कर दिया था कि उनकी बेटी की जिंदगी अब आराम से गुजरेगी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही पूजा को समझ आने लगा कि बाहर से अच्छा दिखने वाला ये घर अंदर से बिल्कुल अलग था। उसकी सास कमला देवी बहुत तेज स्वभाव की थी। हर बात पर ताने देना उनकी आदत थी। बड़ी भाभी भी हर समय पूजा को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका पति राजीव भी धीरे धीरे अपनी मां और भाभी की बातों में आने लगा था, जिस वजह से पूजा के लिए उस घर में रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। समय बीतता गया और फिर एक दिन पूजा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर पूजा बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद बच्चे के आने से घर का माहौल बदल जाएगा। शायद सास और पति का व्यवहार भी थोड़ा नरम हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे महीनों का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे घर वालों के ताने भी बढ़ते चले गए। एक दिन सुबह पूजा रसोई में खड़ी होकर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक उसे तेज चक्कर आया और वो दीवार पकड़कर बैठ गई। उसके माथे पर पसीना आ गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी सास ने उसे बैठा हुआ देखा तो वो गुस्से में बोली कि अभी से बैठ गई, काम कौन करेगा? क्या पूरे दिन बस आराम ही करना है? पूजा ने धीरे से कहा कि मां जी, थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए बैठ गई। लेकिन सास ने गुस्से में कहा कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन कभी इस तरह नाटक नहीं किया। आजकल की लड़कियां बस बहाने ढूंढती रहती है काम से बचने के लिए। इतना सुनकर पूजा चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने से बात और बढ़ जाएगी। इसलिए उसने चुपचाप फिर से काम शुरू कर दिया। हालांकि उसके शरीर में अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी। पूजा का मायका लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान में नौकरी करते थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए पूजा कभी भी अपनी तकलीफ अपने माता पिता को नहीं बताती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्हें पता चला तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। इधर ससुराल में हालात और भी खराब होते जा रहे थे। 7वां महीना चल रहा था, लेकिन पूजा को आराम तो दूर, पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा था। कभी खेत में जाना, कभी घर का सारा काम करना, और अगर थोड़ी देर भी बैठ जाती तो सास और भाभी उसे ताने देने लगती कि घर में एक बोझ आ गया है। एक शाम जब राजीव खेत से वापस घर आया तो पूजा ने हिम्मत करके उससे कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत ठीक नहीं है। लेकिन राजीव ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा कि इतना आराम चाहिए तो अपने मायके चली जाओ, यहां काम तो करना ही पड़ेगा। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसका पति उसकी हालत समझेगा, लेकिन राजीव के इस व्यवहार ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूजा की जिंदगी ही बदल दी। उस दिन दोपहर का समय था। घर के आंगन में सास, भाभी और राजीव बैठे हुए थे। पूजा भी धीरे धीरे चलकर वहां आ गई, क्योंकि उसे लगा शायद कोई जरूरी बात हो रही है। तभी उसकी सास ने कठोर आवाज में कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि इस घर में अब और बोझ नहीं पाला जाएगा। पूजा ये सुनकर घबरा गई और बोली कि मां जी, आप क्या कह रही हैं? सास ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी वजह से घर का सारा काम रुक गया है, ऊपर से खर्चा अलग बढ़ गया है, हमें ये सब नहीं चाहिए। भाभी ने भी बात बढ़ाते हुए कहा कि अभी से इतनी परेशानी है तो आगे क्या होगा?
बच्चे के बाद तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। पूजा ने रोते हुए कहा कि लेकिन ये बच्चा तो आपके बेटे का है। सास ने ठंडी आवाज में कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि उस समय राजीव वही बैठा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस सिर झुकाकर चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद सास गुस्से में खड़ी हुई और बोली कि आज ही अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मान जी, मेरी हालत देखिए, मैं कहां जाऊंगी। लेकिन सास का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उन्होंने भाभी से कहा कि इसका सामान बाहर फेंक दो। कुछ ही मिनटों में पूजा का छोटा सा बैग दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया और उसे घर से निकाल दिया गया। गांव के लोग दूर खड़े सब देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई अफसोस जता रहा था, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 7 महीने की गर्भवती पूजा धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या सच में वो अपने ही घर के लिए बोझ बन गई थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज जिस लड़की को उसके ससुराल वालों ने बोझ समझकर घर से निकाल दिया है, कुछ साल बाद वही लड़की इतनी बड़ी और कामयाब बनेगी कि पूरे गांव के लोग उसका नाम सम्मान से लेंगे और वही ससुराल वाले उसके सामने सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। घर से निकाले जाने के बाद पूजा काफी देर तक गांव की उसी सड़क पर चलती रही। आसमान में हल्की धूप थी, लेकिन उसके मन के अंदर गहरा अंधेरा छा चुका था। 7 महीने की गर्भवती होने के कारण उसके कदम भी भारी हो चुके थे और शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ज्यादा देर तक खड़ी रह सके। लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसके पास वापस लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे। कुछ औरतें आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी कि इतनी हालत में बहू को घर से निकाल देना कितना गलत है। लेकिन कोई भी उसके पास जाकर खुलकर मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि गांव में राजीव के परिवार का काफी दबदबा था और लोग उनसे उलझना नहीं चाहते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद पूजा को चक्कर आने लगा और वो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके हाथ अपने पेट पर थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसे ठीक से खाना भी नहीं मिला था और अब इतनी बड़ी परेशानी सामने आ खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उठकर बस स्टैंड की तरफ चलने लगी, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो किसी तरह अपने मायके पहुंच सके। लेकिन उसके मन में ये डर भी था कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चला तो वे टूट जाएंगे। करीब आधे घंटे बाद वो किसी तरह गांव के छोटे से बस स्टैंड तक पहुंची और वहां एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे की हालत देखकर वहां बैठे कुछ लोग समझ गए कि वो किसी बड़ी परेशानी में है। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आई जो पास के गांव की रहने वाली थी। उन्होंने पूजा को ध्यान से देखा और धीरे से पूछा कि बेटी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। पूजा पहले तो चुप रही, लेकिन जब उस महिला ने प्यार से उसका सिर सहलाया तो उसके अंदर का दर्द अचानक बाहर आ गया और वो रोते हुए सब कुछ बता बैठी कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे बोझ कहकर घर से निकाल दिया है। ये सुनकर वो बुजुर्ग महिला भी दुखी हो गई। उन्होंने पूजा को पानी पिलाया और कहा कि बेटी चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। कभी कभी जिंदगी बहुत बड़ी परीक्षा लेती है। कुछ देर बाद उसी बस स्टैंड पर लखनऊ जाने वाली बस आई। बुजुर्ग महिला ने पूजा को बस में बैठा दिया और खुद ही उसका टिकट भी कटवा दिया, क्योंकि पूजा के पास उस समय बहुत कम पैसे थे। बस धीरे धीरे गांव से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ने लगी और पूजा खिड़की के पास बैठी बाहर देखते हुए अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगी। उसे अपनी शादी का दिन याद आ रहा था, जब उसने सोचा था कि उसका नया घर उसके सपनों की दुनिया होगा। लेकिन वही घर आज उसे इस हालत में छोड़ चुका था। करीब 2 घंटे बाद बस लखनऊ के पास उस कस्बे में पहुंच गई जहां पूजा का मायका था। बस से उतरते समय उसके कदम कांप रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि उसके माता पिता उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होंगे। जब वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसकी मां आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। जैसे ही उन्होंने पूजा को देखा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बेटी अचानक इस हालत में सामने खड़ी थी। पूजा की मां तुरंत उठकर उसके पास आई और घबराकर बोली कि
बेटी तू अचानक कैसे आ गई और तेरी ये हालत क्यों हो गई? ये सुनते ही पूजा अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते उसने सारी बात बता दी कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर उसकी मां की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत पूजा को अंदर ले जाकर बिस्तर पर बैठाया। थोड़ी देर बाद पूजा के पिता भी काम से घर लौटे और जब उन्हें ये सब पता चला तो वे कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी नाइंसाफी के सामने क्या किया जाए। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, ये घर हमेशा तेरे लिए खुला है। उनके इस एक वाक्य ने पूजा के टूटे हुए मन को थोड़ा सहारा दिया। कुछ दिनों तक पूजा ने मायके में आराम किया। उसकी मां उसका पूरा ध्यान रखती थी और पिता भी हर संभव कोशिश करते थे कि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर एक दिन पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब पहली बार उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने अपने बेटे को देखते हुए मन ही मन एक फैसला किया कि अब वो कभी भी किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी और अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी बनाएगी। उसने सोचा कि जो लोग उसे बोझ समझकर घर से निकाल चुके हैं, एक दिन वही लोग उसकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उस समय पूजा को यह नहीं पता था कि आने वाले साल उसकी जिंदगी को इतना बदल देंगे कि वही गरीब और बेबस लड़की कुछ ही सालों में करोड़ों की मालिक बन जाएगी और उसके नाम की चर्चा पूरे इलाके में होने लगेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पूजा की जिंदगी भी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी। हालांकि शुरुआत अभी भी बहुत कठिन थी, क्योंकि मायके की हालत पहले से ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पिता की छोटी सी नौकरी से घर का खर्च किसी तरह चलता था और अब एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी जुड़ गई थी। लेकिन फिर भी पूजा ने ठान लिया था कि वो अब किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी और अपने बेटे के लिए एक नई दुनिया बनाएगी। उसका बेटा अब कुछ महीनों का हो चुका था। उसका नाम पूजा ने आरव रखा था। जब भी वो अपने बेटे को गोद में लेकर देखती तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती थी। उसे लगता था कि अगर वो हार मान गई तो उसके बेटे का भविष्य भी अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए उसने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। एक दिन शाम को पूजा घर के आंगन में बैठी थी और उसका बेटा उसकी गोद में सो रहा था। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटी, अगर तू चाहे तो आगे पढ़ाई या कोई काम शुरू कर सकती है। हम जितना हो सकेगा तेरी मदद करेंगे। पिता की ये बात सुनकर पूजा कुछ देर तक सोचती रही, क्योंकि शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी और अब इतने समय बाद फिर से कुछ शुरू करना आसान नहीं था। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर ही रहेगी। अगले ही हफ्ते पूजा ने कस्बे के एक छोटे से प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई सीखना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसके लिए यह सब संभालना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ छोटे बच्चे की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ सीखने का नया काम। लेकिन उसकी मां हर कदम पर उसका साथ दे रही थी और धीरे धीरे पूजा को सिलाई का काम अच्छे से आने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने घर के ही एक छोटे से कमरे में सिलाई मशीन लगाकर काम शुरू कर दिया। गांव और आसपास की महिलाएं उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। शुरुआत में आमदनी बहुत कम थी, लेकिन पूजा को इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था आत्मसम्मान और अपने दम पर आगे बढ़ना। दिन बीतते गए और पूजा की मेहनत भी रंग लाने लगी। उसकी सिलाई की तारीफ धीरे धीरे पूरे इलाके में होने लगी। लोग कहते कि पूजा के हाथों में बहुत सफाई है और वो कपड़े बहुत अच्छे बनाती है। एक दिन कस्बे की एक महिला ने पूजा से कहा कि तुम इतने अच्छे कपड़े बनाती हो तो क्यों ना अपना छोटा सा बुटीक खोल लो। पहले तो पूजा को यह बात मजाक जैसी लगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दुकान खोल सके। लेकिन उस महिला ने उसे समझाया कि अगर वो थोड़ा थोड़ा करके काम बढ़ाए तो एक दिन ये संभव हो सकता है। उस दिन के बाद पूजा के मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। उसने अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए नई नई डिजाइन सीखनी शुरू कर दी। इंटरनेट कैफे जाकर फैशन डिजाइन की तस्वीरें देखती और फिर वैसी ही डिजाइन बनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा और उसकी सिलाई का काम पहले से कई गुना बढ़ गया। कुछ समय बाद उसने अपनी कमाई से एक और सिलाई मशीन खरीद ली और अपने साथ 2 और लड़कियों को काम पर रख लिया, जो गरीब परिवार से थी और काम की तलाश में थी। अब पूजा का छोटा सा सिलाई का काम
एक छोटे से व्यवसाय में बदलने लगा था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे थे और उसके बनाए डिजाइन बाजार में भी बिकने लगे थे। पूजा की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। जहां कभी वो दूसरों के तानों से टूट जाती थी, अब वही लड़की अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही थी। उसका बेटा आरव भी अब स्कूल जाने लगा था और जब वो स्कूल से वापस आता तो अपनी मां को काम करते देखकर गर्व से मुस्कुराता था। पूजा अक्सर अपने बेटे को देखकर सोचती कि अगर उस दिन ससुराल वालों ने उसे घर से नहीं निकाला होता तो शायद वो कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाती। लेकिन किस्मत अभी पूजा को और भी बड़े मोड़ पर ले जाने वाली थी, क्योंकि एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की नजर पूजा के बनाए हुए कपड़ों पर पड़ी और उसने पूजा को अपने शोरूम के लिए कपड़े डिजाइन करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव पूजा की जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मौका आने वाले कुछ सालों में उसे इतनी बड़ी सफलता दिला देगा कि वो करोड़ों की मालकिन बन जाएगी। और उसी सफलता के साथ एक दिन वो वापस उसी गांव में लौटेगी जहां से कभी उसे बोझ कहकर निकाल दिया गया था। और उस दिन उसके ससुराल वालों की आंखों में पछतावे के आंसू होंगे। शहर के उस बड़े व्यापारी का प्रस्ताव सुनकर पूजा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे से सिलाई के काम की चर्चा इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। उस व्यापारी का नाम संजय अग्रवाल था, जो लखनऊ में कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम चलाता था और कई शहरों में उसके रेडीमेड कपड़ों का व्यापार फैला हुआ था। जब उसने पूजा के बनाए हुए डिजाइन देखे तो वो सचमुच हैरान रह गया था, क्योंकि इतनी सफाई और नए डिजाइन उसे बड़े बड़े डिजाइनरों के यहां भी कम ही देखने को मिलते थे। संजय ने पूजा से कहा कि अगर वो चाहे तो उसके शोरूम के लिए एक्सक्लूसिव डिजाइन बना सकती है और उसके बदले में उसे अच्छा पैसा मिलेगा। ये सुनकर पूजा के मन में खुशी भी थी और थोड़ा डर भी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर काम करने का अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसने अपने बेटे आरव का चेहरा याद किया और तय कर लिया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। अगले ही दिन से पूजा ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो रात देर तक बैठकर डिजाइन बनाती, कपड़े काटती और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती। उसके साथ काम करने वाली लड़कियां भी उसकी लगन देखकर और मेहनत करने लगी। धीरे धीरे पूजा के डिजाइन संजय अग्रवाल के शोरूम में बिकने लगे और हैरानी की बात यह थी कि लोगों को वे डिजाइन इतने पसंद आए कि कुछ ही महीनों में उनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब पूजा को हर महीने पहले से कई गुना ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। उसने अपने काम को और बढ़ाने के लिए एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और वहां अपना पहला बुटीक खोल दिया। दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था आरव डिजाइन स्टूडियो। ये नाम उसने अपने बेटे के नाम पर रखा था, क्योंकि वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा था। समय के साथ पूजा का काम तेजी से आगे बढ़ता चला गया। उसके डिजाइन अब लखनऊ के अलावा कानपुर और आसपास के शहरों में भी बिकने लगे। उसने अपने काम में कई और लोगों को जोड़ लिया और धीरे धीरे उसका छोटा सा बुटीक एक बड़े व्यवसाय में बदलने लगा। कुछ ही सालों में पूजा ने इतनी तरक्की कर ली कि उसके पास अपनी खुद की कार थी, शहर में बड़ा सा घर था और उसके ब्रांड के कपड़े कई दुकानों में बिकने लगे थे। लोग अब उसे एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में पहचानने लगे थे और कई अखबारों में भी उसकी सफलता की कहानी छपने लगी थी कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपने संघर्ष और मेहनत से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। एक दिन सुबह पूजा अपने ऑफिस में बैठी कुछ जरूरी फाइलें देख रही थी। तभी उसके मन में अचानक अपने पुराने गांव की याद आ गई। वही गांव जहां से उसे कभी बोझ कहकर निकाल दिया गया था, वही घर जहां उसके आंसुओं की किसी को परवाह नहीं थी। उसने कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखा और फिर शांत स्वर में अपने मैनेजर से कहा कि कल उसे उन्नाव के उस गांव जाना है। अगले दिन जब पूजा अपनी कार में बैठकर अपने बेटे आरव के साथ उस गांव की तरफ जा रही थी तो रास्ते भर उसके मन में पुरानी यादें घूमती रहीं। वही रास्ते, वही खेत, वही गलियां, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अब पूजा पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। जब उसकी कार गांव के अंदर पहुंची तो लोगों की नजर अचानक उस पर पड़ने लगी, क्योंकि गांव में इतनी महंगी कार शायद ही कभी आई थी। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कार से उतरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि वही पूजा है, जिसे सालों पहले उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में राजीव का परिवार भी ये खबर सुन चुका था। जब पूजा अपनी कार से उतरकर उसी पुराने घर के सामने खड़ी हुई
तो आंगन में खड़े लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। सास कमला देवी और राजीव भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। सालों पहले जिस लड़की को उन्होंने बोझ कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही लड़की एक सफल और आत्मविश्वासी महिला बनकर उनके सामने खड़ी थी। राजीव की नजरें झुक चुकी थी और उसकी मां के चेहरे पर भी शर्म साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद सास धीमी आवाज में बोली कि बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन पूजा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो शांत स्वर में बोली कि मैं यहां बदला लेने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ ये दिखाने आई हूं कि जिस लड़की को आपने बोझ समझा था, वही अपने दम पर जिंदगी बना सकती है। पूजा ने आगे कहा कि अगर उस दिन आप लोग मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाती। उसकी बात सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। पूजा ने अपने बेटे आरव का हाथ पकड़ा और उसे सामने लाकर कहा कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर वो बिना किसी और बात के वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गई। जब उसकी कार गांव से बाहर निकल रही थी तो बहुत से लोग उसे सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अब वो सिर्फ पूजा नहीं रही थी, बल्कि उस पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और उस दिन पहली बार राजीव और उसके परिवार को ये एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने कभी बोझ समझा था, वही लड़की आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी और अपने आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्चाई से भरी, भावनात्मक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।